बैकग्राउंड में अगर आप देख रहे होंगे, एक तरफ नरेंद्र मोदी और एक तरफ ममता बनर्जी, तो जरूर आप लोग को लगा होगा कि आज लगता है राजनीतिक मुद्दे पर बात होगी। लेकिन मैं आज राजनीतिक मुद्दे पर बात करने नहीं आया हूं। इस मुद्दे को, जो करंट मुद्दा है, उस मुद्दे को देखते हुए आगे का जो अप्रोच है, खासकर संवैधानिक अप्रोच पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब देखिए वाकया क्या है। आप देख रहे होंगे कि हमारे यहां हाल ही में तूफान, चक्रवात, साइक्लोन आया था, यास तूफान। यास तूफान काफी क्षति पहुंचाया और हर राज्यों में प्रधानमंत्री, खासकर उड़ीसा, बंगाल में प्रधानमंत्री खुद जाकर के उस पर अपना एक अप्रोच कर रहे थे कि भाई इस पर कैसे निजात पाना है। उसी संदर्भ में वेस्ट बंगाल में घटना हो जाती है। घटना राजनीतिक घटना होती है, कोई ऐसी घटना नहीं होती जिसको बहुत वेट के साथ बोला जाए। एक छोटी सी राजनीतिक घटना हो जाती है और ये राजनीतिक घटना ऐसा तूल पकड़ता है कि भाई अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का मामला सामने आ जा रहा है। अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का मामला सामने आ जा रहा है तो फिर अखिल भारतीय सेवा का मामला सामने आ जा रहा है। देखिए मामला था कि अलप्पन आप लोग सब लोग इस बात को जानते होंगे, कोई नई बात नहीं। अलप्पन बंदोपाध्याय का मुख्य सचिव से त्याग पत्र देना और फिर ममता बनर्जी का प्रधान सलाहकार बनना, यह कहीं ना कहीं एक संवैधानिक सिस्टम को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो अप्रोच है, उस पर एक दावा है। एक कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई हमारे हिंदुस्तान का जो थॉट है, हम लोग कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, इसमें राज्य का जो राज्य की शक्ति और केंद्र की शक्ति, यहां दोनों के बीच में एक कहीं ना कहीं एक अहम टकरा रहा था। खैर जो भी हो, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले ये राज्य और केंद्र के शक्ति के बंटवारे पर बात करने नहीं जा रहे हैं, ना ही इसके करों के बंटवारे के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सीधी सी बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार जो ऑफिसर्स का चयन होता है, जिस ऑफिसर्स का चयन जिसका किया जाता है, उसे कर करके जिन राज्यों को दिया जाता है, और उन राज्यों के बाद आखिरकार वो केंद्र सरकार के लोग होते हैं, जब भी उसे चाहे तो उसे अपने पास बुला सकती है। तो ये सारे मामले को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि अखिल भारतीय सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का कंसर्न क्या है। अक्सर लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, कभी कभी आप लोग कहीं जाते होंगे तो जरूर एक आप लोग के साथ वाकया चलता होगा। पूछते हैं किसकी तैयारी कर रहे हो, तो सीधा बोलता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी तो एनडीए का परीक्षा भी कंडक्ट कराती है, सीडीएस का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराती है। तमाम ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसको यूपीएससी ए लेवल के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का काम करती है। तो इस संदर्भ में यूपीएससी बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब रही बात कि भाई यूपीएससी का क्या संवैधानिक कोई रिसोर्सेस है, यूपीएससी किस तरह का सेवा है, तो इस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हम लोग बात कर लें। आप लोग को पता होगा कि हम लोग अगर अप्रोच करें यूपीएससी के बारे में, तो हमारे भारतीय संविधान में एक दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, नाम सुना होगा। अखिल भारतीय सेवा का वर्णन जो है हमारे आर्टिकल नंबर 312 में दिया गया है। 312 में अखिल भारतीय सेवा के सृजन की बात की गई है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, तो आपको जानना जरूरी है भाई अखिल भारतीय सेवा कौन सा है, अखिल भारतीय सेवा किसको कहते हैं। तो तमाम आपको ऐसे चीजों पर नहीं जानना है कि भाई राज्य की सेवा आयोग क्या है, केंद्र की सेवा क्या है, विशेष सेवा किसको बोलते हैं, कितने वेतनमान के आधार पर ए बी सी डी कैसे ग्रुप में बांटा गया। इस चक्कर में क्यों पढ़ना है। जो सवाल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस सवाल का हमारे वास्तविक जीवन से लेना देना है, जिस सवाल से हमारे परीक्षा की पद्धति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, हम उसी पर बात करेंगे। हम इससे इतर बात नहीं करेंगे जो हमारे लिए बेहतर ना हो। तो जरा सा इसको अप्रोच करते हैं कि 312 आर्टिकल में दिया गया है कि भाई अखिल भारतीय सेवा होगा। लेकिन आपको पता है कि इस अखिल भारतीय सेवाओं का जो चयन पद्धति है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो यूपीएससी ही करती है। लेकिन एक जगह फिर स्पष्ट रूप से आर्टिकल नंबर 315 में लिखता है, ध्यान दीजिएगा 315 में, कि संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन जो है आर्टिकल नंबर 315 में है। तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि 312 में अखिल भारतीय सेवा बोल रहा है, 315 में संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन है वो अलग होता है। बिल्कुल आप सही समझे हैं। आपको हमने बार बार इस चीज को बताया था कि राज्यसभा का ये एक अधिकार है, शक्ति राज्यसभा के पास, कि अपने 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यह राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण उसके पास पावर है, शक्ति है।
स्टेट काउंसिल ये काम करती है। तो स्टेट काउंसिल ने क्या किया था कि अभी वर्तमान में हमारे पास अगर पूछा जाए तो हमारे पास 3 सेवा है, जिनमें से IAS, IPS और IF, यहां पर ओ लिख दिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फाइनेंस या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि फॉरेन सर्विस, ये नहीं, IAS, IPS और IFS। अब IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFOS जो लिखे हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। कहा जाता है कि भाई ये जो चीजें हैं वो सामान्य तरीके के लोगों के लिए एक इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई, भाई इस एलिजिबिलिटी को पास करते हैं तो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप इन सेवाओं में आप एंट्री कर सकते हैं। वैसे जो वन सेवा है वो वन सेवा का जो परीक्षा का पद्धति वो थोड़ा अलग है, IAS IPS की परीक्षा की पद्धति से अलग है। इसके लिए साइंस ग्रेजुएट की आवश्यकता होती है, इसमें मीडियम का भी चक्कर है। तो हम लोग कह सकते हैं ये 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा माना गया है। लेकिन ये 3 सेवा जो IAS IPS और IFS है, IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इन तीनों का चयन यूपीएससी ही करती है। तो आप बोलिएगा सर यूपीएससी का तो वर्णन 315 में है, हम मानते हैं कि ये एक सिलेक्शन बोर्ड, जिस सिलेक्शन बोर्ड में यूपीएससी यानी आप कह सकते हैं कि यूपीएससी और जो स्टेट कमीशन है, स्टेट कमीशन में जैसे बिहार का बीपीएससी, यूपीपीसीएस, RAS राजस्थान का, तो झारखंड, तो ये सारे जितने भी जो स्टेट कमीशन है, ये यूपीएससी और स्टेट कमीशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो आर्टिकल नंबर कितने में, 315 में, और 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई है। तो यहां पर यह मानना होगा कि जो ऑल इंडिया सर्विस है उसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, जो सिलेक्शन बोर्ड है वो यूपीएससी है। ये सिलेक्शन जरूर करती है लेकिन ये कहलाती है अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। अब आपके दिमाग में चल रहा है ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब नहीं समझे सर, क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज? तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट का, अब स्टेट के पास उसे रिक्वायरमेंट होती है IAS और IPS की, तो जिस वर्ष उसे जितना रिक्वायरमेंट होती है वो केंद्र सरकार को उसके लिए वो रिक्रूटमेंट के लिए वो क्या करती है, उसके लिए एक प्रोसेस में जाती है। तो जिस हिसाब से जब जितना सीट होता है उस हिसाब से उस राज्य के या उस राज्य से अलग जो, जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और आपका जो सिलेक्शन है और टॉप 20 में हो गया, लेकिन इस बार टॉप 20 में आप सब लोग आ गए, लेकिन इस बार बिहार से मात्र 2 या 3 सीट ही गया, तो आप टॉप 20 में अपनी जगह बनाने के बावजूद भी आपको अपना होम कैडर नहीं मिल पाएगा। तो ये तो खैर उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बाद की प्रक्रिया है, हम उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार क्या करती है, उसे ट्रेनिंग देती है, उसका सिलेक्शन होता है, केंद्र सरकार उसे तैयार करके राज्य सरकार को सौंप देती है। राज्य सरकार अब क्या है कि उसके जितने वेतन और भत्ते हैं वो सब राज्य सरकार कंप्लीट करती है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी जो वो कैसे है, अखिल भारतीय सेवा है। और इस पर हम एक अप्रोच करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग बैक में जाते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों के एकीकरण के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने भारत को एकीकरण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका हमेशा से कंसेप्ट रहा कि अखिल भारतीय सेवा ज्यादा से ज्यादा प्रखर होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। अगर इसमें कमजोरी होती है तो राज्यों पर केंद्र की का जो अप्रोच है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। तो इसी बात को लेकर के क्या हुआ था कि अभी हाल ही में अलप्पन बंदोपाध्याय का एक मामला आया था, जिसमें दोनों के बीच में एक पावर को लेकर के हम कह सकते हैं कि अपने राज्य की शक्ति, वैसे तो आपको पता है कि जहां पर राज्य अपना कानून बनाती है और उस पर केंद्र बनाई है तो हमेशा से केंद्र उस पर प्रभावी होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर अहम फैसले पर थोड़ा सा एक टेक्निकल अप्रोच देखा यह गया कि जो मुख्य सचिव थे उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन अचानक उनका रिजाइन देना और अचानक फिर रिजाइन देने के बाद उन्हें 2 दिन के बाद उसे मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर देना, ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। इसको हम लोग पॉलिटिकल सीन से ही देख सकते हैं। इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि किसकी गलती और किसकी गलती नहीं है। ये एक अहम टकराव था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली बात है कि 312 और 315 के संदर्भ में हमारे यहाँ अप्रोच क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसमें अप्रोच की बात को देखिए, हमारे यहाँ कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। ये एक विभाग है, मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, जो कैडर बनाती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो IAS का सिलेक्शन होता है वो इस मिनिस्ट्री के थ्रू, इसको कंट्रोलिंग कैडर के थ्रू इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। दूसरा आप लोग देखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स है वो
आईपीएस को, इसके लिए आईपीएस के कोऑर्डिनेशन इसके साथ होता है, होम अफेयर्स के साथ। तीसरा आप जो देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को एक्चुअली पहले आईएफएस इसमें शामिल था नहीं, 1966 में इसको शामिल किया गया अखिल भारतीय सेवा के रूप में। तो यह राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और जहां तक बात रही कि इन दोनों के मामले में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की बात, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा जो आईएएस और आईपीएस हैं उनका जो वो है तो केंद्रीय सेंट्रल अखिल भारतीय सेवा के लोग, लेकिन उनकी नियुक्ति राज्यों में होती है और राज्यों में वो अपने सेवा को देते हैं, अपने सर्विसेज को देते हैं, और बदले में राज्य सरकार उसके वेतनमान वगैरह का सभी चीजों का जो एडजस्टमेंट है वो राज्य सरकार करती है। उनका ये कैडर होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कैडर चेंज भी होता है। तो खैर इन सभी बातों पर, कैडर चेंज या फिर इन चीजों पर हम बात नहीं करने हैं। हम बेसिकली हमारा जो टारगेट था, हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर, हम लोग का जो मेन बात हो रहा था वो मेन बात हो रहा था 312, अनुच्छेद नंबर 312 और आर्टिकल नंबर 315। इन दोनों को समझना एकदम बिल्कुल जरूरी है क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित बात है। पहले क्या था ना कि पहले हम लोग क्या, ये आईसीएस के नाम से जाना जाता है, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो बाद में आईएएस में कन्वर्जन हो गया 1947 में ही। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है इसके जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो सिविल सेवा का है, सिविल सेवा के भारत में जो है ना महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर रीढ़ माने जाते हैं, बैकबोन माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता था कि एक जब तक अखिल भारतीय सेवाओं में लोगों का दायित्व मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य पर उसकी पकड़ बहुत बेहतर नहीं हो पाएगी। और राज्यों पर बेहतर पकड़ करने के लिए हर हाल में जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति है, जो केंद्र से जो लोग यहाँ पर राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके कार्य पद्धति हो हमेशा कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। तो यही बात का एक महत्वपूर्ण बात चल रहा था राज्यसभा से संदर्भित। तो राज्यसभा के पास एक महत्वपूर्ण शक्ति है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, क्योंकि अभी हाल ही में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को लेकर के इस बीच में तकरार हुआ था इसी अखिल भारतीय सेवा के मामले को लेकर। तो मुझे लगा था कि इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से आप तक इन बातों को पहुंचा दें। बस आप इतना समझिएगा कि हमारे यहाँ बस ध्यान देना है कि कोई भी चीज आप लोग के पास अगर अप्रोच आए तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि हमें करना क्या है, किस अप्रोच पर बात करना है। तो आपको बस इतना समझना है कि आपके यहाँ जो सेवाएं हैं वो सेवाओं में सबसे पहले जिसको हम लोग बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा, जिसको इंग्लिश में बोला था ऑल इंडिया सर्विसेज। तो अखिल भारतीय सेवा आपके यहाँ अभी जो है वो 3 है। बस ये 3 आपको दिमाग में रखना, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, ये तीनों अखिल भारतीय सेवा है। जिस बात का जिक्र हमारे आर्टिकल नंबर 312 में है, अनुच्छेद नंबर 312 इसकी चर्चा करती है। वहीं 315 क्या है कि 315 के थ्रू क्या होता है, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ 315 लिखने के बाद। अब मान लीजिए राज्यों में भी सुनते होंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी का चयन हुआ और धीरे धीरे उसका जो है ना प्रमोशन होकर के वो उस आईएएस कैटेगरी में चले जाते हैं। तो वहां पर क्या है, तो उसका जो है ना उस सीट को फुलफिल करने के लिए दोनों के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई राज्य लोक सेवा से कितने लोग राज्य लोक सेवा से प्रमोट होकर के कितने लोग चले जाएंगे, और जो यहां से चुन करके डायरेक्ट गए वो लोग कितने लोग होंगे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में बना हुआ है, जो राज्य लोक सेवा और केंद्रीय जो सेवा है दोनों के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक परसेंटेज है। इस पर ज्यादा अंदर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिएगा कि जो आईएएस और आईपीएस होते हैं वो अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज के पार्ट हो जाते हैं, अखिल भारतीय सेवा हो जाता है। और रहा बात की भाई इसका जो कैसे लोग इसमें शामिल होते, तो निश्चित तौर पर आप देखते होंगे कि आईएएस और आईपीएस की जो परीक्षा है या फिर आईएफएस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो परीक्षा है, तो इसका जो एलिजिबिलिटी तो प्लेन है, लेकिन इसमें वैसे लोग एंट्री कर रहे हैं जिनका जिसको हम लोग बोलते हैं कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, उनका जो नेतृत्व करने का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी उनका डिसीजन लेने का, और वो भी एक कहा जाता है कि प्लान को तय करे, प्लान को मेक करे, प्लान को बनाए, डिसीजन को बनाए और उस प्लान में गलतियां ढूंढे, उस प्लान जो प्लान बनाया गया है या फिर अन्य जो कार्यक्रम किए गए हैं उसमें जो भी माइक्रो ऑब्जर्वेशन है उनकी पकड़ हो, तो वैसे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये निश्चित तौर पर अखिल भारतीय सेवाओं का एक पार्ट है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, जिसको हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं। वैसे ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर इसको हम लोग नहीं देख सकते। ये दोनों जो पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट हमारे यहाँ काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और लोग इस पर हमेशा चर्च भी करते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि एक सेंटेंस हम लोग के गांव में ही होता है कि बहुत बड़ा कलेक्टर है क्या,
तो बहुत बड़ा कलेक्टर, ये बोलने में तो बहुत आसान लगता होगा कि बहुत बड़ा कलेक्टर, लेकिन जो इसकी तैयारी करके वहां तक अपने सफर को तय करते हैं उन्हें पता होगा कि सही माने में इस जो लवासना का जो द्वार है वो तभी उनके पास अप्रोच होता होगा जब उनकी शिद्दत के साथ पढ़ाई होती होगी और इंटेलिजेंसी और क्वालिटी, इंटेलिजेंसी के साथ उनकी क्वालिटी और साथ साथ उनका उसके प्रति समर्पण, ये तीनों मिल करके एक बेहतर परिणाम को देता है। तो अखिल भारतीय सेवा के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि 3 है, और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इस किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, 312 एकदम बिल्कुल बता दीजिएगा, और 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात है जो एक सिलेक्शन बोर्ड है, और उसी तरह राज्यों के लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन 315 में ही है। वैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का दायित्व किसका जाता है, तो राज्यसभा का अपने 2/3 बहुमत से इस काम को प्रस्तुत करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। अब इस मुद्दे पर विश्लेषण कुछ भी हो सकता है, हर लोग अपने विश्लेषण को कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। ये विश्लेषण सभी को आजादी का इन चीजों पर विश्लेषण करे, लेकिन हमें सिर्फ इस चीजों को बताना जरूरी था कि आखिरकार जो राज्यों में आईएएस और आईपीएस हैं वो सही माने में किस सेवा से संबंधित हैं। तो उनका जो जोन है वो अखिल भारतीय सेवा है और वो राज्यों में अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे संबंधित और भी बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे कि दायित्वों के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हमें किसी जॉब प्रोफाइल पर बात नहीं करना है, हमें सिर्फ बात करना है कि राज्यसभा से संबंधित और किन किन तथ्यों पर हमारी अप्रोच हो सकती है। राज्यसभा से संदर्भित और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।